हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम्ब्स लॉ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ समझते हैं कि कूलाम्ब्स लॉ होता क्या है। होता क्या है बच्चों, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर दो सिमिलर चार्ज हैं, दो लाइक चार्ज हैं, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है, कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, Q1 और Q2। तो इनके बीच बच्चों क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करता है, ये वाला इसको भी रिपेल करता है। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, फिर सोचा गया कि अच्छा ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि दो निगेटिव चार्ज रख देते हैं। अब इनके बीच क्या होगा भाई? तो ये देखा गया कि ये दो निगेटिव चार्ज जो होते हैं ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इनमें भी रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर और प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज रखें तो उनमें कैसा फोर्स लगेगा। तो देखा गया प्लस और माइनस दो अपोजिट चार्ज जब होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये बात क्लियर हो गई कि दो जो सिमिलर चार्ज हैं, जो लाइक चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, वो आपस में रिपल्सन शो करते हैं। इनमें कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है। इसमें भी रिपल्सन लगता है और इसमें भी रिपल्सन लगता है। जबकि दो अनलाइक चार्ज जो होते हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस, ये आपस में बच्चों क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ये एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करते हैं, आसपास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो पास आ जाए, क्योंकि हर अट्रैक्शन फोर्स खींच ले ऐसा जरूरी नहीं होता है भाई। हमारे और वाल के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, न्यूटन जी ने बता दिया था। कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दें, बट हम वाल में चिपक जाएंगे इसके फोर्स से, ऐसा तो होता नहीं। तो फोर्स लगता है, बट वो फिर फोर्स फील होता है या नहीं होता है, ये एक अलग बात है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। खैर, अभी हम बात करते हैं फिलहाल ऐसा, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये फोर्स जो रिपल्सिव लगता है वो दोनों चार्ज पे इक्वल लगता है, म्यूचुअल फोर्स होता है। मतलब जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। तो इस पे कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक चार्ज दूसरे पर एफ डैश फोर्स लगाएगा तो दूसरा पहले पर भी एफ डैश ही लगाएगा। अगर एक चार्ज किसी दूसरे पर एफ डबल डैश लगाएगा तो दूसरा वाला एफ डबल डैश लगाएगा। भले वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, वो एक अलग मैटर है, बट अगर फोर्स लग गया तो वो हमेशा क्या होगा, सेम लगेगा दोनों चार्ज पे, ये पता होना चाहिए। खैर, अब कूलाम जी ने क्या बताया, तो कूलाम जी ने इसको जो है बच्चों बताया कि द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स और रिपल्सन फोर्स एक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। कैसे चार्ज होने चाहिए बच्चों, पॉइंट चार्ज, मतलब इनका जो शेप है वो बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब चार्ज बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी इस वाल को जो है चार्ज कर दीजिए, इसके बगल में एक छोटा सा बॉल चार्ज करके रख दीजिए और कह दीजिए इसमें कूलाम्ब्स लॉ लगा दो, नहीं होगा। फिर उसमें कुछ और होगा, वो हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच ऐसा फोर्स लगना है, ठीक है। तो द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज and inversely proportional to
द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। इसका मतलब इसला ने क्या बताया कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, मान लो एक ये Q1 है और एक ये Q2 है, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, अब हमको पता है अगर ये सेम चार्ज हो गए, मतलब दोनों पॉजिटिव हो गए, सिमिलर चार्ज हो गए, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों निगेटिव हो गए, रिपेल करेंगे। बट अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो उनका जो फोर्स लगेगा इनके बीच में चार्ज की वजह से, लेकिन कब, जब दो पॉइंट चार्ज हैं और किसी रेस्ट मीडियम में रखें। बच्चों ध्यान रखना, किसी एक ही मीडियम में रखें, ठीक है। अभी हम मीडियम भी नहीं बदलेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने कहा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज की क्या वैल्यू है ना, इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, चार्ज की वैल्यू कम कर दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब कह सकते हो बड़े बड़े चार्जेस के बीच फोर्स ज़्यादा लगता है, छोटे छोटे चार्जेस के बीच फोर्स कम लगता है। ये चीज़ इन्होंने बताई। दूसरा इन्होंने कहा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे क्या पता चला कि जैसे से r को बढ़ाओगे वैसे वैसे F की वैल्यू घटेगी। तो अगर चार्जेस को दूर दूर रखोगे तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। चार्ज को पास रखोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे मैग्नेट में होता है, मैग्नेट होता है ना, पास लाते हो तो क्या होता है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं या रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। बट दूर रखते हो तो उनमें आपस में कोई खास फोर्स समझ में नहीं आता। तो वैसे ही चार्जेस के बीच है, अगर उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है फोर्स कम होगा। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके देखें, सो वी कैन से कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, कहां से कहा मैंने, ऊपर से, फ्रॉम एबव, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। मतलब F इज इक्वल टू हम इसमें लिख सकते हैं स्मॉल के Q1 Q2/r²। F बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल के Q1 Q2/r²। जहां स्मॉल के एक कांस्टेंट है, ये जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स होती है। और एयर के लिए, फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर स्मॉल के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। तो स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है एयर में, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 9 × 10⁹, ठीक है, Q1 Q2/r²। ये फोर्स निकल आएगा जब एयर में दो चार्ज, हवा में दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे लगे होंगे, तो उनके बीच ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच। अब बच्चों अगर हम सोचें यहाँ पे कि एयर के अलावा कोई और मीडियम आ जाए तो क्या होगा, तो इसके लिए बात करते हैं। ये चीज़ आपने नोट कर ली बच्चों, इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटाते हैं। नोट कर लिया ना, ये देख लिया कि दो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। बस इतना से इसमें बताया था मैंने, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। बात ये है कि जो K है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं। मतलब K की वैल्यू को बता दिया गया यहाँ पे, K इक्वल टू होता है 1/4πε0। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ε0 या ε0, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि एप्साइलन की डायमेंशन क्या होगी, तो सोचो डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं भाई। कूलाम की डायमेंशन रख दो। कूलाम की डायमेंशन क्या होती है बताओ? 80। अच्छा, अपान में न्यूटन की डायमेंशन भैया mL/-2, ये 80 स्क्वायर था ना, कूलाम स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर कर लिया। अपान में मीटर का स्क्वायर यानी कि लेंथ, मीटर का मतलब लेंथ का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर लो तो एप्सिलॉन 0 का बच्चों डायमेंशन हो सकता है यहाँ पे m-1 L-3 T2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर से यानी कि t की पावर 4, देखो -2 है, ऊपर जाएगा +2 और t पावर 2 यहाँ से t पावर कितना हो जाएगा 4 और a की पावर 2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन की। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, हमको याद रखनी है बच्चों। अब अगर हम चाहें तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो एक फार्मूला और बन सकता है। क्या बन गया बच्चों? अब बन गया F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही मुख्य फार्मूला हर जगह लगेगा, चलेगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, बट बच्चों होता क्या है कि ये तो एयर के लिए है, अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम आ जाए, ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है, कौन सा अदर मीडियम? मतलब एयर या वैक्यूम के अलावा, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए तो यही फार्मूला रहेगा। मतलब दो चार्ज एयर में रखें तो उनके बीच फोर्स का फार्मूला ये रहेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दो चार्ज वैक्यूम में रखे हैं चाहे एयर में, दोनों केस में ये फार्मूला। बट किसी और मीडियम में रखने पर जो स्मॉल के है ये बदल जाता है, ये बन जाता है 1/4πε, जहां पर एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या हो जाता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसको लिखते हैं बच्चों एप्सिलॉन 0 के से, ये कैपिटल के, ये स्मॉल के था, ये क्या है? कैपिटल के। और इस कैपिटल के को क्या बोलते हैं? यहां पे जो कैपिटल के है इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब ये हुआ कि मीडियम को चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू बदलेगी, एप्सिलॉन की वैल्यू बदलेगी तो फोर्स की वैल्यू देखो कैसे बदलेगी भाई। के की ये वैल्यू यहां पे रख दें, ये फार्मूला आया था मेन हमारा F = K Q1 Q2/। तो फॉर एनी अदर मीडियम ये फार्मूला क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 1/4πε0 K। देखो एप्सिलॉन होना चाहिए था, उसकी जगह क्या कर दिया? एप्सिलॉन 0 K। ये कैपिटल के है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, Q1 Q2/r², जहां पर ये K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ध्यान रखना बच्चों, K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। एयर के लिए, वैक्यूम के लिए K 1 होता है, बट किसी भी और मीडियम के लिए K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। और K की वैल्यू होगी क्या बच्चों? तो K की वैल्यू बच्चों 1 से हमेशा ग्रेटर होगी और इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, सबसे छोटी 1 किसके लिए होती है? एयर या वैक्यूम के लिए। ठीक, और सबसे ज्यादा इन्फिनिटी किसके लिए होती है? कंडक्टर के लिए। किसी भी और चीज के लिए K की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। एयर के लिए 1, कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी, और बाकी सब के लिए इनके बीच में, मतलब 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है ना, 2.5, 2.8, 3, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकती है। जैसे वाटर के लिए 81 होती है K की वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड है, वाटर के लिए 81 होती है। तो ध्यान रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, और जब K की वैल्यू बदल जाएगी मीडियम के बदलने से, तो फोर्स बदल जाएगा। यहां से क्या पता चला बच्चों कि जब मीडियम को चेंज कर देंगे तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ये मीडियम में कूलाम्स लॉ है, इसको FM कह देंगे। ठीक है,
अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो एयर में अगर ये चार्ज रखे हैं तो इनके बीच फोर्स कितना लगता है सोचो। ठीक है, सपोज करो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनमें क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये जितना इधर लगेगा मैंने बताया उतना ही इधर लगेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ को हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इन एयर इस फोर्स को Fa कह देते हैं। तो इन एयर फोर्स एक्टेड बिटवीन चार्जेज। ठीक है, Fa बराबर कितना आता है, यह आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि अगर एयर में चार्ज रखा है, फिर दोनों चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में उतने ही डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो उनके बीच फोर्स में क्या चेंज आता है, ये सब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, वो r डिस्टेंस पर एयर में रखे हैं, तो उनके बीच फोर्स क्या लगता है, Fa लगता है। अगर वो पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, तो हमको पता ही है। तो इनमें फोर्स कितना लगता है, वो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r², जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, इफ चार्जेज आर प्रेजेंट इन मीडियम, मतलब यहाँ मान लो पानी भर दिया गया, सोचो Q1 Q2 है और इनके बीच में क्या कर दिया गया, पानी भर दिया गया, तो अब कुछ फोर्स Fm लगेगा, और बीच में कोई मीडियम आ गया, ऐसा कोई भी मीडियम हो सकता है बच्चों। ठीक है, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। ठीक है, तो इन एनी अदर मीडियम फोर्स एक्टेड बिटवीन चार्जेज, कितना फोर्स लगेगा भाई, तो ये लगेगा मीडियम में, क्या लगेगा बच्चों, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, जहां K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, ये एयर में लगने वाला फोर्स हो गया, ये मीडियम में हो गया। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ, Fa अपान Fm बराबर क्या मिलेगा, K। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दिया, देखो बाकी सब चीजें कॉमन कट जाएगा, बस K बचेगा। और हमने पढ़ रखा है कि K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और K की वैल्यू तो मैंने बताया इन्फिनिटी भी हो सकती है कंडक्टर के लिए, बट अभी तो हम बात करते हैं कि जब वो 1 से बड़ा है, हमेशा है 1 से तो बड़ा होता ही है। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इस इक्वेशन से देखो, जब K 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू भी 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब Fa अपान Fm इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या हम कह सकते हैं Fa इज ग्रेटर देन Fm। इससे ये पता चलता है कि एयर में लगने वाला फोर्स ज्यादा हो, तो अगर कोई भी दो चार्ज है, तो अगर वो एयर में रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। कोई भी और मीडियम अगर वहां पे आ जाता है बच्चों, तो उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स में कुछ कमी आ जाती है, कुछ कम हो जाता है फोर्स। ठीक है, अच्छा, और कितना लगेगा, तो Fm बराबर यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, Fm बराबर लिख सकते हैं Fa अपान K, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स 1/K टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 1/K टाइम्स, मतलब ये कह सकते हो कि अगर दो चार्ज के बीच एयर में फोर्स लगता है 10 न्यूटन, और किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जहां आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 10 हो, तो पहले फोर्स 10 लग रहा था, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 10 है मीडियम का, तो अब उन चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा उस मीडियम में, 1। कैसे, 10/10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, तो इस तरीके से हम समझ गए कि किसी और मीडियम में रखने पर फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए, कूलॉम्स लॉ में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, हमको ये पता है बच्चों कि अगर कोई भी दो चार्ज है,
ठीक है। वो दोनों कैसे हैं बच्चों? पॉइंट चार्ज हैं, मतलब छोटे छोटे चार्ज हैं, इनका शेप बहुत कम है और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं। तो हमको ये पता है बच्चों कि अगर ये सिमिलर चार्ज होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होते हैं, तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है। बट अगर वो डिसिमिलर चार्ज होते हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस होता है, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये फोर्स कितना लगता है ये कूलाम्ब्स लॉ से हम लोग पता कर सकते हैं। तो कूलाम्ब्स लॉ ये बताता है, ठीक है, कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ये होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान r², जहां पर ε0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। जबकि न्यूटन जी ने एक ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, इन्होंने बताया था कि कोई भी दो मास यूनिवर्स के एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर कोई भी दो मास हैं m1 और m2 तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इनमें हमेशा कैसा फोर्स लगेगा बच्चों? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग Fg से लिख दें, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसको हम लोग Fe से लिखते हैं। अब बच्चों बात यह है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना लगता है? तो न्यूटन जी ने बताया था कि होता है Gm1m2 अपान r², जहाँ पर जो ये इस कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता था। क्या होता था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जबकि यहाँ पर बच्चों जो ये कांस्टेंट आया है ये 1/4πε0 इतनी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों लॉ देखने में तो एक जैसे लगते हैं, बट बच्चों इसमें क्या है कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज, ठीक। तो सबसे पहले हम बच्चों सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक। क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो पहली सिमिलैरिटी ये है बच्चों कि Fe एंड Fg बोथ आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ये एक पॉइंट से निकलते हुए महसूस होते हैं। जैसे देखो इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, या किसी एक पॉइंट से जाते हुए महसूस होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये मान लो दोनों पॉजिटिव होते तो ये एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो ऐसा लगता है इस पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? सेंट्रल फोर्स होते हैं। अच्छा, दूसरा इनमें बच्चों क्या सिमिलरिटीज होती हैं? दूसरी सिमिलरिटी ये है कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों? क्योंकि देखो ना Fe भी डिपेंड कर रहा 1/r² पे और Fg भी डिपेंड कर रहा 1/r² पे। तो जितने भी लॉ ऐसे हैं जो 1/r², इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं इन्वर्सली में, तो वो सारे फोर्स जो होते हैं वो सब इन्वर्स स्क्वायर लॉ में आ जाते हैं। वो सारे जो फार्मूले हैं वो सब इन्वर्स स्क्वायर लॉ में सोचे जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं। तो ये दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरी चीज बच्चों जो इनमें सिमिलर है वो ये है कि बोथ Fe एंड Fg आर कंजर्वेटिव फोर्स। ये दोनों ही कैसे फोर्स हैं बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम कोई चार्ज लेकर जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लो एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, कोई तीसरा चार्ज लाएं Q0 और यहाँ से यहाँ ले जाएं, तो चाहे इस रास्ते से ले जाएं, चाहे इधर से ले जाएं, चाहे ऐसे से ले जाएं, वर्क सेम करना पड़ेगा तीनों कंडीशन में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर कोई एक छोटा सा मास स्मॉल m रखें, ऐसे ले जाएं यहाँ तक, चाहे डायरेक्ट ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, तो हर केस में वर्क क्या करना पड़ेगा? सेम। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में जो किया गया वर्क है, ठीक है, वो रास्ते की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। सेम चीज़ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है कि अगर
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाना है तो किया गया वर्क रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स भी दोनों होते हैं। तो ये बच्चों इनकी 3 सिमिलरिटी हो गई। अब हम बात करते हैं डिसिमिलरिटीज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिसिमिलरिटी इन कूलॉम्स लॉ। डिसिमिलरिटीज इन Fe एंड Fg, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या डिसिमिलरिटी है, क्या क्या विषमताएं हैं, ये हम बात करेंगे। तो बच्चों आपको मैं पहली बात यहाँ पे बता दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गए तो वो फोर्स कैसा हो जाता है, रिपल्सिव, दूर हटते हैं एक दूसरे से, हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों निगेटिव हो गए तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपल्सिव होते हैं। बट अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो ये आपस में क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इससे हमको ये पता चला कि जो डिसिमिलर चार्ज हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स पॉसिबल हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Fe इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट Fg इज ओनली अट्रैक्टिव। तो ये केवल अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इसीलिए क्या होता है कि ये पहली डिसिमिलरिटी हो गई। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। दूसरी बात ये आती है कि जो Fe है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेज। मतलब दोनों चार्जेज के बीच कैसा मीडियम है वो इस पे डिपेंड करता है। अगर वो मीडियम एयर है तो दो चार्ज के बीच फोर्स मैक्सिमम लगेगा, यहीं इसी जगह पानी भर दो तो ये फोर्स कम हो जाएगा। मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो Fg इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। ठीक है, फिर तीसरी चीज हमारे पास यहां पे आती है बच्चों कि अगर हम बेसिक बात करते हैं, ठीक है, कि Fe इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर्ड विद Fg। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। इवन अगर दो इलेक्ट्रॉनों की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इनके बीच अगर हम देखें तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ मास होता है, बिल्कुल होता है। तो इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन वाला, मास की वजह से, बिल्कुल लगेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये उनके मास के अट्रैक्शन से, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से लगभग 10⁻43 टाइम्स, अप्रॉक्स 10⁻43 टाइम्स होता है। सोचो कितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर्ड फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।